इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ऐसे दो वेक्टर्स, ऐसे दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। आपसे को पूछे तो डिफरेंस की वजह, इक्वल वेक्टर्स में डिफरेंस अगर मिलेगा तो किसकी वजह से? सपोर्ट की वजह से। इक्वल वेक्टर्स की सपोर्ट डिफरेंट पैरेलल लाइंस हो सकती है। इक्वल वेक्टर्स की सपोर्ट डिफरेंट पैरेलल लाइंस हो सकती है। तो डिफरेंस किसकी वजह से मिलेगा? सपोर्ट की वजह से। उसके बाद इसमें टर्म आती है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज लाइक पैरेलल वेक्टर्स, like parallel vectors, and second category is unlike parallel vectors. पैरेलल वेक्टर्स सपोर्ट सेम भी हो सकती है, सपोर्ट डिफरेंट पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। इफ डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शन ऑफ like parallel vectors will be same, and unlike जो parallel vectors होंगे, unlike parallel vectors, just opposite, direction of unlike parallel vectors is opposite to each other. मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी नहीं कहा गया है कि मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, कि मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा या फिर क्लियर आ रही है ना? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी हैं, कलेक्टिवली इसको मैं पैरेलल वेक्टर्स कह दूंगा। लाइक पैरेलल वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, अनलाइक पैरेलल वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। सपोर्ट सेम भी हो सकता है, सपोर्ट डिफरेंट पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। सपोज ये केस आपके पास अनलिमिटेड लाइन दी हुई है, इसके ऊपर एक तो मैंने वेक्टर ए बी ले लिया, एक वेक्टर मैंने सी डी ले लिया। लाइक पैरेलल वेक्टर है ए बी और सी डी। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैं कहता हूं वेक्टर ए बी एंड वेक्टर डी सी, मैंने यहां इनिशियल और टर्मिनल इंटरचेंज कर दिया। इनिशियल डी को कह दिया, टर्मिनल सी को कह दिया, तो वेक्टर डी सी आ जाएगा। These are unlike parallel vectors. AB और DC जो वेक्टर्स हैं वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। अनलाइक, पैरेलल तो है लेकिन कैटेगरी कौन सी? अनलाइक। तो लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल को कलेक्टिवली आप कह सकते हो पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स एक सेम टर्म इसमें आती है, पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं। एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट। एक पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे अभी, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स के सपोर्ट सेम हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, डायरेक्शन वाइज कुछ नहीं कहता, डायरेक्शन वाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोलिनियर जो वेक्टर्स उनकी डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट। पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम है तो उनको लाइक पैरेलल कह दिया, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक पैरेलल कह दिया।
कलेक्टिवली दोनों को पैरेलल वेक्टर कह रहा हूँ। और एक टर्म और मैंने बताई यहाँ पर, कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम या डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे वेक्टर्स जिनके सपोर्ट सेम या पैरेलल, सेम या पैरेलल, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। यानी कि लाइक और अनलाइक जो वेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली मैं क्या कह सकता हूँ, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर वापस बात करते हैं, क्या इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स होंगे? इक्वल वेक्टर्स are like vectors, but the converse is not true. Converse is not true. इक्वल जो वेक्टर्स है वो डेफिनेटली लाइक मिलेंगे, लाइक वेक्टर्स, क्योंकि इक्वल होने के लिए तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम, और लाइक के लिए केवल डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो जो वेक्टर इक्वल हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, उनकी डायरेक्शन भी सेम, और डायरेक्शन सेम होती है उनको मैं क्या कह दूंगा, लाइक वेक्टर्स। लाइक और अनलाइक वर्ड आ रहा है, इट मीन्स हम पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। लाइक पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो इक्वल हमेशा लाइक मिलेंगे, लेकिन लाइक इक्वल हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेक्टर इक्वल होने के लिए केवल डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर वेक्टर ए बी है और वेक्टर सी डी, सपोज ये पॉइंट डी दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी वेक्टर्स आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। इक्वल हमेशा लाइक होंगे, लेकिन लाइक इक्वल हो कोई जरूरी नहीं। अनलाइक टोटली अलग चीज है, डिफरेंट है, जिसमें डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मिलेगी। पैरेलल लाइक भी होते हैं और अनलाइक भी होते हैं। एक इसमें टर्म आती है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइन इन सेम प्लेन और हैविंग सपोर्ट पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। बेटा मैं डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ा सा काम इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर डेफिनेशन वाइज क्लियर हो गया तो आगे हम बार बार कहेंगे। मैं कहूँगा कोप्लेनर वेक्टर, अब कोप्लेनर वर्ड आते ही तुरंत पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए कि किस टाइप के वेक्टर्स की बात हो रही है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ब्लैक बोर्ड आपके पास प्लेन स्ट्रक्चर है, मैंने 11th में आपको बताया था एक दो बार। एक सरफेस को मैं प्लेन कहूँगा, कोई भी सरफेस हमारे पास है, सपोज ये नोटबुक दी हुई है, इस सरफेस के ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट ले लें। अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आई, उस लाइन के सारे पॉइंट्स, मैंने दो पॉइंट्स लिए, इसके ऊपर एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर, उनको ज्वाइन कर दिया लाइन की हेल्प से। इस लाइन वाले सारे के सारे पॉइंट इसी सरफेस के ऊपर हैं, तो ये सरफेस प्लेन कहलाएगा। हम स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हैं, सामने वाला जो पोर्शन हमारे पास है, बेंच, वो आपके पास क्या है, प्लेन सरफेस है। ब्लैक बोर्ड प्लेन सरफेस है। कोई भी एक दीवार प्लेन सरफेस है। दो दीवार कलेक्टिवली, एक ये दीवार, दूसरी साइड वाली दीवार, ये कलेक्टिवली एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर मैंने इसी नोटबुक की पोजीशन को चेंज कर दिया, इसकी शेप बदल ली, अब ये प्लेन नहीं है। एक पॉइंट मैंने इधर लिया, एक पॉइंट इधर लिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है, इस लाइन वाले बीच के जो पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सरफेस इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्लेन का मतलब आपके पास है, सीधा सा है, पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड को आप प्लेन कंसिडर कर लें। ऐसे वेक्टर्स जो इस प्लेन के अंदर हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी हो, सेम हो ना हो, पैरेलल, इक्वल, लाइक, अनलाइक, कुछ भी हो, इस प्लेन के अंदर होने चाहिए, वो सारे के सारे इसमें कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कितने ही वेक्टर आप ड्रा कर दो, सारे के सारे वेक्टर्स हैं। सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन और हैविंग सपोर्ट
पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर है, ये पेन मैंने इसके पैरेलल ले लिया, इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल है, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दो, इस लाइन को आगे पीछे में कहीं भी बढ़ाऊंगा तो ये लाइन इस ब्लैक बोर्ड को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ इस अनलिमिटेड लाइन का एक सेगमेंट ले लिया मैंने, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसकी जो सपोर्ट है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये वेक्टर भी हमारे पास उन सभी वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर होगा जो इस प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। आप कहोगे ऐसा कैसे, कोप्लेनर कैसे हुआ, कोप्लेनर कैसे हुआ, इसका रीजन देखें आप एक बार पहले। अगर ये मेरे पास वेक्टर ए है, सपोज ए बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर है, मैंने लाइंस ड्रा कर दी जो इसके पैरेलल हैं, ए बी सेगमेंट के पैरेलल हैं। इस सभी में से वो लेंथ मैंने कट कर ली जो इस वेक्टर ए बी के लेंथ है, और डायरेक्शन भी सेम रखी। ये भी आपके पास वेक्टर ए होगा, ये भी आपके पास वेक्टर ए होगा, ये भी वेक्टर ए है, एंड सो ऑन। मतलब सारे के सारे वेक्टर ए बी हो गए। सपोर्ट सबकी अलग अलग हो गई, सबकी सपोर्ट क्या हो गई, डिफरेंट, लेकिन ये सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल जरूर है। अगर ये बड़ा वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए, सारे के सारे वेक्टर ए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे हम इसमें जब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब हमारे पास कुछ एक वेक्टर्स थे इस प्लेन के अंदर, ये वेक्टर्स हैं प्लेन के अंदर, ए बी सी डी एंड सो ऑन, ये वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, प्लेन के अंदर हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं ये जो वेक्टर है इसका सपोर्ट अनलिमिटेड लाइन वो इस प्लेन के पैरेलल है, ब्लैक बोर्ड के पैरेलल है। मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी, अगर ये वाला मेरा वेक्टर P है, सपोज P, मैं एक और लाइन ड्रा करूंगा इस ब्लैक बोर्ड के अंदर जो इसके पैरेलल रहेगी। वही तो किया यहाँ पर, और क्या किया, ये वेक्टर ए भी था तो इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रा कर दी, ये वेक्टर ए तो ये भी वेक्टर है। तो अगर ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमेशा इसके पैरेलल रह रही है ये वाला सेगमेंट, तो इस अनलिमिटेड लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रा कर दूंगा जो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर होगी, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ये किसके पैरेलल है, इस सेगमेंट के पैरेलल। अब इस लाइन में से उतना ही सेगमेंट आप कट कर दें, यानी कि जिस वेक्टर को ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी ये वेक्टर अगर आपका P है तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला वेक्टर भी हमारा P होगा। तो हमने क्या कर दिया, ऐसा वेक्टर जिसका सपोर्ट इस प्लेन के पैरेलल था, इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल था, उस वेक्टर को मैंने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही एक्सप्रेस कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर ये P है तो ये भी P होगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अब ये वेक्टर जो P था उसी प्लेन में आ गया जिस प्लेन में बाकी वेक्टर प्रेजेंट। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है उनकी सपोर्ट उठा के उस दिए हुए वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल कहीं भी जा सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। कोलिनियर जिनकी सपोर्ट सेम या एक दूसरे के पैरेलल। कोप्लेनर वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, उनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट उसी प्लेन के ऊपर हो, या उनका जो सपोर्ट है वो दिए हुए प्लेन के पैरेलल हो, जिसमें बाकी वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। वो सारे के सारे वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर। एक इसमें टर्म होती है कोइनिशियल वेक्टर, मतलब आगे क्वेश्चंस में यहाँ से इनमें से कोई भी टर्म यूज हो जाए तो आपको ये ना पूछना पड़े कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। कोइनिशियल नाम से स्पष्ट है, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड
कोइनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो, ओ ए बी सी डी और ई, ये सारे जो वेक्टर्स हैं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ई को इनिशियल है, क्योंकि इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम दिया हुआ है, को इनिशियल। दूसरी तरफ होता है कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स हैविंग टर्मिनल पॉइंट सेम, कोटर्मिनस वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। अगर इन सब की डायरेक्शन को मैं रिवर्ट कर देता हूं, रिवर्स, तो ये कोटर्मिनस हो जाएंगे। कोटर्मिनस, अब की बार सभी का टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया, को इनिशियल जिसमें इनिशियल पॉइंट सेम होता है, कोटर्मिनस जिसमें टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। एक इसमें हमारे पास होता है फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। बेटा ये जो डेफिनेशंस है वो लगभग आपको दी हुई है चैप्टर से पहले, जो बेसिक्स उसमें उसको पढ़ें। वहाँ से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम लग रही है कि भाई यहाँ पर ये मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप फिर दोबारा मेरे से कंसल्ट करें कि सर इस डेफिनेशन को फिर से बता दो एक बार, फिर दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, अगर इनिशियल पॉइंट के चुनाव में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इनिशियल पॉइंट फिक्स पॉइंट लेना है, ए फिक्स पॉइंट यही हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा भाई, इनिशियल पॉइंट ए लेना है, टर्मिनल कोई भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन है कि पॉइंट ए हमारा फिक्स पॉइंट है जिसको इनिशियल पॉइंट लेना है। इनिशियल पॉइंट के चुनाव के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन, तो वो वेक्टर्स आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स होंगे। और जहां इनिशियल पॉइंट के चुनाव के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ये वेक्टर दिया हुआ है ए बी वेक्टर, मैं इस वेक्टर को भी ए वेक्टर कह सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को भी ए वेक्टर कह सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को भी ए वेक्टर कह सकता हूँ। मतलब इनिशियल पॉइंट एक बार मैंने ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो इनिशियल पॉइंट के चुनाव में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये वेक्टर क्या कहलाएगा, फ्री, और दूसरी तरफ लोकलाइज्ड। एक टर्म हमारे पास होती है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। फ्री वेक्टर मैंने बता दिया, इनिशियल पॉइंट के चुनाव के लिए किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कहीं पर भी इनिशियल पॉइंट, ये सारे के सारे वेक्टर फ्री वेक्टर है। ए जो वेक्टर वो फ्री वेक्टर है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट के चुनाव पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं भाई, इनिशियल पॉइंट आपको ए ही लेना है, फिक्स है वो। जितने भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे लोकलाइज्ड वेक्टर्स, उनमें किसी फिक्स पॉइंट को हमें इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स इन विच सम फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन as initial point. Position vector of a point, position vector of a point, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, let P be any point in plane और स्पेस। पॉइंट जो P हमारे पास हो प्लेन के अंदर हो या स्पेस के अंदर, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, देन OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P
वेयर ओपी वेक्टर जो है वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, वेयर ओ इज सम फिक्स पॉइंट मेनली ओरिजिन। मेनली जो ओ पॉइंट हमारे पास उसको हम क्या लेके चलेंगे, ओरिजिन लेके चलेंगे। ओरिजिन को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे वो वेक्टर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा और टर्मिनल पॉइंट पॉइंट पी है जिससे आप ज्वाइन कर रहे हो को। पोजीशन वेक्टर्स जितने भी हैं उन सबका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया ओरिजिन, लोकलाइज्ड वेक्टर है, फ्री वेक्टर नहीं है। ओ को ए से ज्वाइन करूंगा, ओ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओ को अगर बी से ज्वाइन कर दिया, ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पोजीशन वेक्टर वेक्टर होता है, होता है। इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट उसका वो पॉइंट है जिसका वो पोजीशन वेक्टर है। इसमें कई बार अगर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओपी है तो पॉइंट पी को हम टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर भी कह देते हैं। टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर, टिप आपके पास क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। टर्मिनल जो पॉइंट है उसको हम पोजीशन वेक्टर की टिप कह सकते हैं, टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अगर वो पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, हमारे पास उस फिक्स पॉइंट का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपसे पूछे कि क्या पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर्स होते हैं, डेफिनेटली वेक्टर्स होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल जो पॉइंट है उसका चुनाव फिक्स है कि हमें एक फिक्स पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लेना है। मेनली मैंने बता दिया हम ओरिजिन को ये फिक्स पॉइंट लेंगे, ओरिजिन को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इसके बाद बेटा आपके पास है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट और नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर और सिंपली इक्वल एंड अपोजिट। Equal and opposite vectors, equal and opposite, having same magnitude but direction just opposite. Vectors having same magnitude, magnitude उनका same हो but direction just opposite. Are called equal and opposite vectors. सिंपली अगर आपका वेक्टर ए, हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, ए बी वेक्टर ए दिया हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए जो है वो बी ए वेक्टर हो जाएगा। हमेशा कोई जरूरी नहीं बी ए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज। एक बार और नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ माइनस ए, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव लेना है उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज कर दो। सिंपलेस्ट वे फॉर टेकिंग नेगेटिव ऑफ वेक्टर, बी ए के इनिशियल और टर्मिनल इंटरचेंज करूंगा, ए बी हो जाएगा। ये भी हमारे पास ए बी वेक्टर है और ये भी ए बी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इक्वल टू वेक्टर, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर। तो ये हमारे पास कुछ एक डेफिनेशंस थी वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स जरूरी हैं, लेंथ, सेंस, सपोर्ट। उसके बाद इन तीनों को हमने डिफाइन किया, लेंथ क्या है, सेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। वेक्टर की टाइप्स हमने डिस्कस की। अब इसके बाद आपके पास आता है एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इस प्रकार आपने एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, इसी प्रकार हमारे पास है एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला केस इसमें आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मेनली आपके पास पहले एडिशन आ रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास 4 प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ऐसा प्रोडक्ट जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। 3 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट
जो स्केलर क्वांटिटी है, और 3 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इनिशियली 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो स्केलर है उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और 2 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जो बेस हमारे पास था वो लगभग वही रहेगा जो आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा है, चीज़ें लगभग सारी वही हैं, बस नोटेशन थोड़े बहुत इसमें चेंज हो जाएंगे। वहाँ हो सकता है आपने, मैं सबसे पहले बता दिया था कि वेक्टर ए ये नोटेशन यूज किया हो, ये नोटेशन आपको यूज़ नहीं करना है। कैपिटल लेटर अगर आप ले रहे हो तो अकेला लेटर यूज़ नहीं करना है, अगर अकेला लेटर यूज करना चाहें तो स्मॉल लेटर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। क्या है ये एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स? एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, पहला ऑप्शन। इसके लिए हमारे पास 2 लॉ दिए हुए हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट इन दोनों की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय, इफ, ये आपके पास है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 sides of a triangle taken in same order, then their sum is represented by third side of triangle taken in opposite order। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, अगर उनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जहाँ पहला वेक्टर कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट अगर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बन जाए, एक वेक्टर का टर्मिनल और दूसरे का इनिशियल अगर एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में, दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में। अब आप सम कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से हम सम कैसे निकालेंगे? सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों को ऐड करना है। मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए होगा, ये भी वेक्टर ए होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करूँगा। एक लाइन ड्रा करूँगा जो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल जो वेक्टर ए है इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रा कर ली, इसमें से उतनी लेंथ मैंने कट कर दी जो वेक्टर ए की लेंथ है। ये भी आपका वेक्टर ए हो गया। जहां ये वाली जो लाइन हो इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन हो इसके पैरेलल है, इस वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट था वहां से एक ऐसी लाइन ड्रा कर दो जो इसके पैरेलल हो। इसमें से जितनी लेंथ ही वेक्टर बी की है उतना इसमें से कट कर दो। यहां तक क्या हो गया? मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक्सप्रेस कर दिया।
वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक्सप्रेस कर दिया बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ए बी और ये पॉइंट आपका सी आ गया। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। देन अब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तीसरी दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सी है, अगर तीसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट में सी ले लेता हूं तो तीसरा वेक्टर भी इनके साथ सेम ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर मैं ए को सी से ज्वाइन कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड ए सी आ गई। ये जो ए सी, ध्यान रखना अगर आपने यहां ऊपर एरो मार्क नहीं लिया तो ये रिजल्ट टोटली मीनिंगलेस हो जाएगा। अभी आप इसमें ऐसा लिख दो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मैं तुरंत काट दूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप क्या कह रहे हो कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है, जो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, फिर कहेंगे सर एरो मार्क ही तो नहीं लगाया, आपने सारे नंबर काट दिए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है बगैर एरो मार्क। बगैर एरो मार्क ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी ऐसा लिख दें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी हो गया। बगैर एरो मार्क ये चीज मीनिंगलेस, कोई इसका मीनिंग ही नहीं मिलेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, मैंने इन दो वेक्टर्स का सम निकालना था, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने एक्सप्रेस किया ट्रायंगल की दो साइड से। ट्रायंगल ए बी सी की जो साइड्स ए बी और बी सी हैं टेकन इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन साइड ए सी अपोजिट ऑर्डर, जो ए सी वेक्टर आपके पास है इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ए सी वेक्टर अगर आप इसको सी ले लेते डायरेक्शन तो ऑर्डर सेम हो जाता, ए बी और ये वाला वेक्टर ए बी बी सी और सी ए तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। ए बी और बी सी का ऑर्डर सेम है और ए सी का ऑर्डर इन दोनों से अपोजिट है। इस ए सी को अगले स्टेप में आप माइनस सी ए लिख सकते हो, इनिशियल और टर्मिनल इंटरचेंज कर दिया, वेक्टर का नेगेटिव आ गया, माइनस सी को लेफ्ट में ले आओ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। यूनिवर्सल रिजल्ट है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम ऑर्डर में जिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी उनका सम हर हालत में 0 वेक्टर आएगा। वेक्टर्स का केस है, इसका मतलब यहाँ पर 0 का मतलब ये 0 वेक्टर होता है, तो 0 के ऊपर वेक्टर, एक्चुअल में तो मीनिंग ये है इसका 0 वेक्टर, लेकिन हम रूटीन में सीधा 0 लिख देते हैं, इसका मतलब वो 0 वेक्टर है। क्या कहूँगा इस रिजल्ट को मैं, सम ऑफ 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं सेम ऑर्डर में जिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी उनका जो सम है वो हर हालत में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके बाद इसमें आता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोनों इक्विवेलेंट है, हम ज़्यादातर जहाँ हमें वेक्टर्स का सम निकालना पड़ेगा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, then the sum of the 2 vectors is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that common initial point। अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स बेटा आज का होमवर्क आपके पास यही है, डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो पोर्शन उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके डाउट्स आज मेरे पास भेज दें, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और टेस्ट के लिए कल तैयार रहें।
दोपहर के बाद का कोई भी सूटेबल जो टाइम होगा आपकी क्लासेज को छोड़कर, उसके लिए तैयार रहें। पैरेललोग्राम दी हुई है, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल है। ये कह रहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड, अब इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है और इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। जो दो वेक्टर्स हैं उन दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, उस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होगा जो इस कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा है। डायगोनल दो हैं इसके पैरेललोग्राम के, एक OC हो गया, एक AB हो गया, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है, A और B का जो सम हमारे पास है वो ये वाला वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मैं कह रहा हूँ दोनों इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। अगर ये बड़ा वेक्टर B है, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इसलिए OB जो लेंथ है वो AC लेंथ के इक्वल है, OB जो है वो AC के पैरेलल है, इसलिए ये अगर वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B होगा। ध्यान रखना मैंने डायरेक्शन सेम लिए, AC को मैंने B कहा है, CA को मैंने B नहीं कहा, CA माइनस B हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। अब इस केस में आपके पास इस पोर्शन को हटा दो ऊपर से, ट्रायंगल आपके पास OAC आ गई, इसकी साइड OA कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है A को, इसकी साइड AC कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है B को। तो इन दो साइड्स की हेल्प से दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देयर सम, इन दोनों वेक्टर्स का सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट। मींस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो जहाँ कहीं भी हमें वेक्टर्स का सम निकालना होगा मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ एक इसमें टर्म्स थी, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आगे आने वाली क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे।